नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सिंह और फिर से आपका स्वागत करता हूं जीत क्लासेस के इस मंच पर, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। एक ऐसा मंच जहां हम सारे वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहे हैं। अभी विशेषकर मैं यानी सुजीत सिंह स्पेशली जो फोकस कर रहा हूँ वो आपके जीके जीएस पोर्शन को कवर करके चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके कम से कम आपके एग्जाम में जीके जीएस जो पोर्शन आते हैं, जो एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है आपके किसी भी कट ऑफ में, ठीक है, आपके किसी भी एग्जामिनेशन में, वो आपका कवर हो जाए। ठीक है, आज एक बार फिर से मैं टॉपिक फेसबुक क्वेश्चन सीरीज का लेकर आया हूँ। इसका ये चौथा क्रम है, यानी चौथा वीडियो है आपका फेसबुक क्वेश्चन सीरीज का। फेसबुक क्वेश्चन सीरीज से एटलीस्ट ये मतलब है कि जो हमारे फेसबुक पेज जीत क्लासेस के पेज पर 1 जनवरी से लेके 25 जनवरी के बीच में जो भी हमने क्वेश्चन अपडेट किया था उसका एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना चाहते हैं तो हिंदी में टाइप करिए जीत डैश क्लासेस, या आप अगर यूट्यूब को फॉलो करना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे हैं अभी, आप सब्सक्राइब करें। अगर नए व्यूअर हैं, अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप के भी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इन सब का डिस्क्रिप्शन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी वीडियो के नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए, तो आज का देर ना करते हुए आज का शुरू करते हैं सेशन। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 25 जनवरी के इस क्वेश्चन का कि हाल ही में शामिल असम बैराज आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में आपका ये आर्द्रभूमि सेक्शन यानी वेटलैंड में ये शामिल किया गया है असम बैराज, और ये रिलेट करता है उत्तराखंड से। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड, यानी असम बैराज कहाँ स्थित है तो आपका उत्तराखंड में। और ये है क्या, ये है वेटलैंड क्षेत्र है, ठीक है, वेटलैंड एरिया है। एक्चुअली रामसर साइट जो है वो वेटलैंड या फिर रामसर साइट आप कह सकते हैं में शामिल अभी जस्ट किया गया है। और ये अभी हाल फिलहाल में अभी नवंबर से लेके में 2-3 सेक्शन 2-3 स्टेट के बहुत इंपॉर्टेंट आर्द्रभूमि को शामिल किया गया था, जिसमें आपका ये एक असम बैराज इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट असम बैराज कहाँ से रिलेट कर रहा है तो उत्तराखंड से। क्लियर है, बाकी जो भी हाल फिलहाल में शामिल किया गया था वो बिहार से भी शामिल किया गया है, काबर लेक या काबर ताल कह के, ठीक है, इसको भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। असम बैराज उत्तराखंड से रिलेट है, उत्तर प्रदेश से सुर सरोवर रिलेटेड है, या कीथम झील आप बोल सकते हैं, कीथम झील भी करके आ सकता है, जो भी हाल फिलहाल में शामिल किया गया है आर्द्रभूमि क्षेत्र में। क्लियर है, रामसर साइट में आपको ये अभी फिलहाल में शामिल किया गया है ये वेटलैंड। क्लियर है, लोनार क्षेत्र यानी लोनार झील जो है, लोनार लेक जो है, जो महाराष्ट्र में आर्टिफिशियल लेक है, वो भी आपका शामिल किया गया है आर्द्रभूमि में, और सॉरी रामसर साइट में। और कुल मिला के रामसर साइट की संख्या हो गई है जो भारत में है वो हो गई है 42। क्लियर, 42 अप टू जनवरी 2021 ये कुल कितने हो गए हैं रामसर साइट में शामिल होने वाले वेटलैंड पूरे भारत में, तो 42। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है, दिन दिवस से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। You may follow on YouTube, Facebook and WhatsApp. Links are provided in description box. चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन दिवस से ये क्वेश्चन है। और मैं इस बीच में बता दूं कि अभी एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आप 18 से 25 के उम्र के जो भी हो, छात्र एवं छात्रा जो भी हो, आप भर सकते हैं, ठीक है। एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन यूपी पीसीएस प्री आ चुका है, आप उसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दिन दिवस चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहा है, क्योंकि मैंने जनवरी में, आप देख रहे हैं डेट, मैंने 25 जनवरी को अपडेट किया था और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, राष्ट्रीय बालिका, नेशनल गर्ल्स डे। और ये इन्होंने बहुत लोगों ने क्वेश्चन गलत किया, ऑप्शन ए पे टिक गए थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी राइट आंसर है इसका सी। क्लियर है, और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसमें भी 2 महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, और नेशनल महिला दिवस यानी राष्ट्रीय महिला दिवस जो सरोजिनी नायडू के जन्म पर मनाया जाता है वो हम 13 फेब को मनाते हैं, 13 फरवरी को। क्लियर है, तो इसका आप नोट कर लीजिएगा कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को मतदाता दिवस, 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस और 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कंप्यूटर लिटरेसी डे ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। स्टैटिक क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। क्लियर है, 8 सितंबर की बात करें, ये भी दिन दिवस से क्वेश्चन है। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस
8 सितंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और 4 फरवरी को कैंसर दिवस। याद रखिएगा, 4 फरवरी कैंसर दिवस, 1 दिसंबर एड्स दिवस, 2 दिसंबर को आपका कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर मैंने ऐसे ही कंफ्यूजिंग में दे दिया था, इस दिन कोई दिन स्पेशल दिन नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा नेशनल पार्क मिजोरम में स्थित है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन मिजोरम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्क से हमेशा बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनटीपीसी में भी बहुत पूछे जा रहे हैं, क्लियर, जो अभी रेलवे का एग्जाम चल रहा है, ठीक है। तो देखिए मिजोरम में जो स्थित है वो, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग, हम वही क्वेश्चन अपडेट करते हैं जो आपका न सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करे बल्कि कंफ्यूजन को दूर भी करे, इसीलिए तो हम एनालिसिस दे रहे हैं ना भैया, कि आपका क्या हो, कंफ्यूजन आपका दूर हो, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिजोरम मोलेम और मुरलेन में बड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लियर है। तो आज हमने बता दिया कि मिजोरम जो है वो मुरलेन है, क्लियर, यानी ऑप्शन डी मिजोरम में मुरलेन, क्लियर, मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में है, जबकि मोलेम नेशनल पार्क गोवा में स्थित है। ध्यान रखिएगा, मोलेम जो है वो गोवा में है, मुरलेन जो है वो मिजोरम में है, क्लियर। इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में, गोइंडी जो है वो आपका चेन्नई तमिलनाडु में, क्लियर। तो ये आप इससे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा देश को टीबी रोग मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया। देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी जारी करती है कि हमको इस साल तक ये चीज इरेडिकेट कर देना है देश से, ये चीज हटा देना है, ठीक है। तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत भारत ने 2025 तक टीबी रोग मुक्त मतलब देश बनाने का ये वादा किया है, क्लियर, 2025 तक, ठीक। ध्यान रखिएगा, दो रोग से, एक टीबी है वो 2025 तक इरेडिकेट करने का लक्ष्य बनाया गया है, जबकि जो 2030 में मलेरिया मुक्त देश बनाने का निश्चय किया गया है। ध्यान रखिएगा, मलेरिया जब पूछे तो 2030 टिक करना है, और टीबी रोग अगर मुक्त पर देश बनाना है तो वो 2025 तक, ठीक है। 2025 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत को $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है, क्लियर। 2022 में क्या रखा गया है, 2022 में सबके लिए आवास, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा। 2023 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो बन रहा है वो आपका पूरा काम खत्म करना है। 2025 तक मैंने बताया टीबी इरेडिकेशन की बात है, टीबी मुक्त बनाना है देश को, और 2030 तक मलेरिया मुक्त बनाना है। 2025 में ही $5 ट्रिलियन भारत को डॉलर की अर्थव्यवस्था वाली बनाना है, क्लियर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, जो भी अपना फैसला ज्यूरिडिक्शन सुनाती है वो क्या किया जाता है, वो नोट किया जाता है, वो एटलीस्ट एक जजमेंट के रूप में उसको रख लिया जाता है, उसकी कॉपी, एक एक चीज उसकी कॉपी रखी जाती है, और वो सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को एक तरह से वो क्या करता है, गाइड करता है, क्लियर, यही होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो आर्टिकल 1 to 9 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, क्लियर, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 129। अब हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए, तो वो आर्टिकल है आपका 215, जिसके तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 के तहत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है, ठीक। आर्टिकल 137 में रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, यानी रिव्यू करने का, अपने ही जजमेंट को एक बार फिर से देखने का, जो पहले वो दिया जा चुका है उसको एक बार फिर से क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, उसको रिव्यू कर सकता है, ठीक है। उसमें लीनियंसी दिखाना हो या स्ट्रिक्टनेस दिखाना हो वो फॉलो कर सकता है। आर्टिकल 124 के तहत देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है, क्लियर, इसको भी ध्यान रखिएगा कि 215 के तहत हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है, 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है, 137 के तहत रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, और 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट सारे आर्टिकल हैं, क्लियर है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है केन्या की राजधानी नैरोबी में,
क्लियर, यानी नैरोबी में यूएनईपी की मुख्यालय स्थित है। न्यूयॉर्क में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, न्यूयॉर्क में स्थित है यूनिसेफ और यूएनओ का। क्लियर, जिनेवा में डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। मनीला में एडीबी बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। क्लियर है, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये मुख्यालय आजकल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कहां आयोजित किया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम बहुत पॉपुलर गेम हो गया अभी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम का ये चौथा संस्करण होने जा रहा है 2021 में, और ये कहां होगा, तो ये होगा हरियाणा में। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अब देखिए, अगर ये चौथा संस्करण है तो बाकी 3 संस्करण कहां हुए, तो पहला जो हुआ वो हुआ दिल्ली में, इसके सामने मैंने लिख दिया 2018 में, पुणे में हुआ दूसरा 2019 में, गुवाहाटी में हुआ तीसरा 2020 में, और हरियाणा में होगा चौथा 2021 में। क्लियर, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहाँ स्थित होगा, सॉरी कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो हरियाणा में। क्लियर है, ये 4th एडिशन होगा, ठीक है ना। अगर 2020 का पूछे 3rd एडिशन तो वो गुवाहाटी में हुआ था, असम में। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की इस बार की थीम क्या थी। विश्व पृथ्वी दिवस यानी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था क्लाइमेटिक एक्शन या क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, जलवायु का एक्शन। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्लाइमेट एक्शन। और वाटर एंड क्लाइमेट चेंज किसका थीम था, तो वाटर एंड क्लाइमेट चेंज था आपका जल दिवस का, ठीक है, जो 22 मार्च को मनाया जाता है। अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर यानी हमारा समाधान नेचर में निहित है, ठीक है, तो ये किसका था, ये थीम था आपका इन्वायरमेंट दिवस का यानी 5 जून का, और आपका क्लाइमेट एक्शन हो गया पृथ्वी दिवस का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, पहला 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस, फिर 5 जून, 22 अप्रैल, 22 मई। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। जी क्लासेज के पेज पर 1000+ लाइक के लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। जी थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। क्लियर है ना, ठीक है ना। 22 मार्च आपका जल दिवस, ठीक, जल दिवस में वाटर एंड क्लाइमेट चेंजेस। 5 जून एनवायरमेंट दिवस यानी पर्यावरण दिवस का थीम था इस बार का 2020 का, टाइम फॉर नेचर। 22 मई को मनाया जाता है आपका बायोडाइवर्सिटी डे, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता दिवस, उसका थीम था अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, इसका थीम था क्लाइमेट एक्शन। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज भैया इसको रट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। क्लियर है, अगर वीडियो आपको लाइक लगे, अच्छी लगे, तो आप प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और क्वेश्चन भैया हम वही देंगे जो आपके लिए क्या हो, पढ़े कम लेकिन पढ़े वही जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी भारतीय खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा, यानी सबसे खुशहाल राज्य भारत का 2020 में कौन रहा, तो ये रहा मिजोरम। इसका आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है। अब देखिए आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश किस में टॉप किया इस बार 2020 में, तो इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इस बार आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे रहा। मिजोरम हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप किया। गुजरात जो है वो निर्यात तत्परता रिपोर्ट 2020 के अनुसार गुजरात टॉप पे रहा। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में गुजरात टॉप पे रहा, ठीक है, निर्यात तत्परता में। और छत्तीसगढ़ किस में सर्वोच्च पे रहा, तो देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आता है 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ राज्य था इस बार का 2020 का। क्लियर, चलिए तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश मैंने बता दिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में टॉप पे है, मिजोरम खुशहाली में, गुजरात निर्यात तत्परता में, और छत्तीसगढ़ स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में सबसे स्वच्छ राज्य। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। नुआखाई फसल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए फसल उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, नुआखाई, ठीक है, जितने भी फसल उत्सव हैं बहुत पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो नुआखाई फसल उत्सव जो है ये उड़ीसा राज्य का बहुत फेवरेट त्यौहार है, ठीक है, बहुत अच्छा त्यौहार है।
तो उड़ीसा इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर। अब बाकी बचा अगर केरल का उत्सव की बात कर लें तो ओनम, ठीक है, ओनम वहां का बहुत फेमस फेस्टिवल है। सिक्किम में लुसांग फेस्टिवल या लोसार फेस्टिवल, ठीक है, लुसांग जो है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी जो हार्वेस्ट कटाई छटाई होती है फसलों की उसमें लुसांग मनाया जाता है, और लोसार जो है वो नए साल पे मनाया जाता है, ठीक है, ये सिक्किम का फेस्टिवल है। चाप चारकुट मिजोरम का है, इसमें बांस से लेके लोग डांस करते हैं, बांस के बड़ी बड़ी वो लाठियां होती हैं टाइप में, बांस का यूज करके इसमें डांस किया जाता है, ठीक है, इसको बैम्बू डांस भी बोला जाता है। तो मिजोरम में चाप चारकुट फेस्टिवल और नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया जाता है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन में निम्न में किसका उपयोग होता था। देखिए कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियां, ठीक है, जो सबसे पहली पीढ़ी थी उसमें यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब। क्लियर। और जो सेकंड था उसमें यूज किया जाता था ट्रांजिस्टर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर, जो सेकंड जनरेशन में यूज किया जाए। ये आपका ट्रांजिस्टर दिख रहा है जो आपका सेकंड जनरेशन में यूज किया जाता था। इंटीग्रेटेड सर्किट आपका यूज किया जाता था थर्ड जनरेशन में, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका यूज किया जाता था 5th जनरेशन में। क्लियर। यानी अगर एक एक करके देख लें तो पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया था, और 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कंप्यूटर से पूछता है तो ये क्वेश्चन एक बार जरूर घुमा फिरा के आ ही जाता है। क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लगाई जा चुकी है। देखिए आपातकाल यानी इमरजेंसी कितनी बार लगाई जा चुकी है। आपातकाल अंडर आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 368 के तहत आपातकाल लगाया जा, सॉरी आपातकाल 3 तरीके से, 368 जो है वो संविधान संशोधन से है, सॉरी माफ करिएगा। आपातकाल 3 आर्टिकल 352, 356 और 360। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा, 356 के तहत राजकीय इमरजेंसी का डिक्लेयर, ठीक है, आपात की घोषणा जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, और 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जा रही है कि राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाई जा चुकी है, तो वो 3 बार लगाया जा चुका है। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। कब कब? चाइना से वॉर के समय यानी 1962 के तहत, और फिर पाकिस्तान के वॉर के समय 1971 के तहत, और 1975 में इंटरनल सिक्योरिटी अफेयर के मद्देनजर रखते हुए इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया था। ये 3 बार इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। ध्यान रखिएगा कि भारत में अब तक कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी अंडर आर्टिकल 360 वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगाया गया है एक बार भी। क्लियर। ये याद रखिएगा 3 बार ये राष्ट्रीय आपात अंडर आर्टिकल 352 के तहत ये लगाया जा चुका है भारत में। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर नाम दिया है इंग्लिश में। क्लियर। तो ये है आपका आंसर क्वारंटाइन को, ठीक है, क्वारंटाइन को इस बार वर्ड ऑफ ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इसको घोषित किया है। कोरोना नहीं किया, लॉकडाउन नहीं किया, कोविड नहीं किया, क्वारंटाइन को इस बार वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया गया। ठीक है ना। तो चलिए आज का सेक्शन ये कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद हैं तो प्लीज हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए, रोल स्ट्रीम में सजेस्ट करिए, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जरूर सजेस्ट करें। ठीक है। शेयर करें हमारे वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से हर ग्रुप में। ठीक है। फिर मिलते हैं थोड़े दिन बाद, आपको फिर से हम एक बार प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए जीत क्लासेस विद सुजीत सिंह। नमस्कार।